अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रोफेसर, क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने कैसा नाम ओडीआई के लिए सजेस्ट किया है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को। हफीज का मानना है कि पाकिस्तान की जो ओडीआई में बैटिंग है ना, इसको स्ट्रॉन्ग पिलर, स्ट्रॉन्ग बैकबोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जी हाँ, वो नाम है शान मसूद का। और क्यों लगता है हफीज को, ये आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ बाबर आजम के ऊपर एक दफा फिर कंट्रोवर्सी का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम की कप्तानी लेने की देर है, और आप देखिएगा कि लोग कैसे बाबर आजम के ऊपर बात करेंगे। क्यों बाबर आजम ने कप्तानी कबूल की है, जी हाँ, इसके ऊपर शराइत रखी गई हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के एक बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर यह खबर सामने आई है कि बाबर आजम ने एक शर्त है, उस शर्त के ऊपर कप्तानी कबूल की है टेस्ट की। और वो क्या शर्त है वो भी मैं आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर मोहम्मद अब्बास ने सेकंड जो इनिंग है उसके अंदर फाइफर किया। जी हाँ, 5 विकेटें जो है मोहम्मद अब्बास ने ली हैं। और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग करते हुए मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें ली हैं। कुल मिलाकर इस टेस्ट मैच के अंदर 8 विकेटें अभी तक मोहम्मद अब्बास की हो चुकी हैं। जी हाँ, और आपको बताते चलें कि एक और रिकॉर्ड है मोहम्मद अब्बास का, नियर टू मोहम्मद आमिर है। जी हाँ, वो भी तोड़ने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। और फेसबुक पे काइंडली चैनल को फॉलो जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद हफीज की। जी हाँ, हफीज प्रोफेसर है, आपको पता है हमेशा लॉजिकल बात करते हैं और उनकी बात में वजन होता है। कि मैं आपको बता दूं, हफीज कहते हैं कि मैंने पहले ही मेंशन किया है बाकायदा तौर पर, और बार बार ये बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपको ओडीआई के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बैटिंग प्लेयर अगर आपको चाहिए ना, तो वो वन एंड ओनली शान मसूद है। शान मसूद ने पिशावर जालमी की तरफ से कह रहा हूँ, शान मसूद ने बाकायदा तौर पर पीएसएल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी अपने बल्ले से। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि शान मसूद एक ऐसा सोर्स है जिसने लिस्ट ए के अंदर 1700 किए हुए हैं, 1700। उसके बाद 39 50s की हुई है और 50 की एवरेज है इस बंदे की। उसके बावजूद इस बंदे ने जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2014 के 13 में जब डेब्यू किया था ना, तो इसके ऊपर पर्ची का वर्ड जो था ना वो यूज किया गया था कि ये पर्ची है। रीजन क्योंकि ये इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है। बहुत से लोगों ने इनके चचा का किसी पॉलिटिशियन के साथ और बिजनेस के आइडियोलॉजी के साथ इनका जो था लिंक जोड़ा था और कहा था ये पर्ची के जोर पर जो है वो खेलने आए हैं। भाई 1700 पर्ची के जोर पर नहीं होता, 39 50s पर्ची के जोर पर नहीं होती। और 7 टेस्ट के अंदर 100 हो चुके हैं इनके साथ, अभी 7वां 100 जो है इन्होंने किया और अप्रॉक्सीमेटली 15वीं 50 भी इन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर की है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक बंदा कप्तान होते हुए भी रन्स कर रहा है, और मजे की बात है कप्तानी लेने के बाद वो 100 कर रहा है। उससे पहले भी उन्होंने एक 100 किया था अपनी कप्तानी में, लेकिन कप्तानी उतरने के बाद अक्सर हमने प्लेयर्स देखे डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन शान मसूद ने कप्तानी पर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपनी बैटिंग पर फोकस किया और 100 किया। और अभी तक जबकि पाकिस्तान बैटिंग में लड़खड़ा रहा है, 25 पर 3 आउट है, शान मसूद अभी तक नहीं आई। लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ना, ये आपकी बॉलिंग की वजह से आए हैं। यही रीज़न शान मसूद के साथ था। शान मसूद भी जब कप्तान थे तो आपका बॉलिंग यूनिट नहीं चल रहा था भाई, आज भी आपका बॉलिंग यूनिट नहीं चल रहा। मैंने आपको कहा था ये जो 29 रन जो है ना सेकंड इनिंग्स के, हमारे जो फर्स्ट इनिंग में जो हम 29 रन की हमने वेस्ट इंडीज़ को लीड दी है, ये हमारे गले में फंसेंगे और इस वक्त मुझे लग यही रहा है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। बहरहाल अगर मैं बात करूं तो हफीज़ की बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अब ये हमारे सिलेक्टर्स के ऊपर भी है कि वो शान मसूद को देखते किस तरह। हमने तो शान मसूद को सिर्फ निकालने का बहाना देखना, लेकिन वो 100 कर गया। और सेकंड आपको बताते चलें कि बाबर आजम जब से कप्तान बने, पहले तो मैं बाबर आजम की कप्तानी एक्सेप्ट करने के हक में नहीं था। बल्कि शाहिद अफरीदी ने यह बात की है, भाई बाबर की जगह आपके पास और कोई कप्तान का मटीरियल नहीं है।
तो क्या करें? अगर बाबर को कप्तान ना बनाए तो किसको बनाएं? आपने कप्तान ही तैयार नहीं किया बाबर की जगह, तो अब आपके पास तो ऑप्शन ही वही था। आपने आंखें बंद की तो आपको बाबर का नाम नजर आया, आपने आंखें खोली तो बाबर का चेहरा नजर आया। सलमान अली आका ने कबूल नहीं किया, लेकिन अब बाबर आजम की कप्तानी एक्सेप्ट करने के मामले को एक शर्त, एक कंडीशन के साथ जोड़ा गया। और जबकि मेरा मानना है कि यह खबर रिपीट की गई है, क्योंकि जब 2023 में नवंबर में बाबर आजम से कप्तानी ली गई थी तो बाबर आजम को कहा गया था ज़का अशरफ साहब की तरफ से, आप सिर्फ टेस्ट के कप्तान रहें, ओडीआई और टी20 छोड़ दें। तो बाबर आजम ने कहा था कि भाई नहीं, छोड़ूंगा तो तीनों छोड़ूंगा, छोड़ूंगा तो तीनों छोड़ूंगा। उसके बाद बाबर आजम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में दोबारा कप्तान बनाया गया, जबकि उससे पहले शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया। उनको उतारा गया कि भाई ये तो कप्तानी नहीं कर सकता, वर्कलोड का इशू है। फिर बाबर को कप्तान बनाया गया टी20 का, फिर बाबर से दोबारा कप्तानी ली गई। अब कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम ने टेस्ट की कप्तानी इसलिए कबूल की है कि बाबर आजम ने कंडीशन रखी है कि मैं कप्तानी तब लूंगा जब मुझे आने वाले दिनों में टी20 और ओडीआई दोनों की कप्तानी दी जाएगी। अब ये क्या है? ये खबर फीड की जाती है, ये खबर फीड की जाती है नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए। नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने के लिए ये खबर जो है फीड की जाती है, मीडिया पर चलाई जाती है कि भाई अब देखें ये टेस्ट मैच तो इस तरह डगमगा रहा है, तो क्यों ना बाबर आजम के अगेंस्ट जो है वो प्रोपेगेंडा किया जाए या कोई इशू की जाए। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जो हैं, अभी तक उनमें से किसी के मुंह से ये बात जो है वो सामने नहीं आई। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर एशियन गेम्स में जो पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड गया है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो मैं तो फ्यूचर में साहबजादा फरहान को आपका टी20 का कैप्टन देख रहा हूँ। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये एक टेस्टर है और अगर ये कामयाब हो जाता है तो साहबजादा फरहान को आप कप्तानी करते हुए देखेंगे। जबकि डोमेस्टिक में इन्होंने 2 मैचेस के अंदर कप्तानी की और दोनों जीते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। बाकी हाँ, ओडीआई के अंदर मुझे डाउट है, क्योंकि शाहीन का वर्कलोड का इशू है, शाहीन की स्पीड का इशू है, और अल्लाह ना करे शाहीन की कोई इंजरी ना आ जाए, ये भी एक चीज़ है। सब्जेक्ट टू इंजरी को भी माइंड में रखें आप, क्योंकि फास्ट बॉलर है और शाहीन का वैसे रिदम गिर रहा है। और इन सारी चीज़ों के साथ अल्लाह ना करे अगर उनका कोई ऐसा कोई मसला मसाइल आ जाता है तो फिर देखना है कि किसको कप्तानी दी जाती है। और फिर भी मेरे ख्याल से 2 ही नाम है, एक सलमान अली आगा है, एक बाबर आजम है, या अगर आप थर्ड पे अगर आप बात करें तो शान मसूद, मेरे ख्याल से वो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शाहीन के बाद जो मेरे ख्याल से सबसे तगड़ा अगर कोई कप्तान का ऑप्शन है ना तो वो रिजवान है, बशर्ते के उनको फ्री हैंड दिया जाए, फ्री हैंड, फ्री मैन। फिर देखें वो आपको जितवाता है। उसने आपको ऑस्ट्रेलिया में अपना मैजिक दिखाया, उसने आपको साउथ अफ्रीका में दिखाया है, लेकिन बात यह है कि सिलेक्शन उसकी मर्जी से हो, डिसीजन उसकी मर्जी से हो, फिर ये बात हो सकती है। बाबर की कप्तानी की जहाँ तक बात है कि बाबर ने ओडीआई और टी20 की शर्त रखी है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, बाबर ने यह ज़रूर कहा होगा कि भाई टीम सिलेक्शन जो है वो मेरी मर्जी से होगी। और मुझे जहाँ तक लगता है सैफ़ी कोच हैं और सैफ़ी जो हैं वो ज़रा काफ़ी मैनेजमेंट के करीब भी हैं और बाबर आजम के साथ भी उनके रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हैं। ये हो सकता है कि ये जो सिलेक्शन है टेस्ट के अंदर, इसमें बाबर आजम का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी इस सारे मैटर के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप इस सारे मैटर को कैसे देखते हैं? हाँ, मोहम्मद अब्बास ने जो है 8 विकेटें ली हैं, इसके ऊपर बात करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो इस वक्त 28 में हमारे 3 आउट हैं। आपको बताते चलें कि मोहम्मद अब्बास ने सेकंड जो बारी थी वेस्ट इंडीज़ की, उसके अंदर 5 विकेटें उन्होंने ली हैं 1.38 की इकॉनमी से। कुल मिलाकर अब्बास ने जो है पूरे टेस्ट मैच के अंदर, आपको बताता चलूँ कि अब्बास ने कुल मिलाकर 41 जो हैं ओवर्स किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने 8 विकेटें ली हैं। और अगर मैं सिर्फ मेडिन की बात करूं दोस्तों, तो मेडिन जो हैं अब्बास ने मेडिन 12 ओवर किए हैं। 12 ओवर जो हैं 41 में से 12 ओवर उन्होंने मेडिन किए हैं और कुल मिलाकर अब्बास ने जो है 8 विकेटें ली हैं और अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये टर्निंग पॉइंट पहली बैटिंग के अंदर जब वेस्ट इंडीज़ ने पहली बारी ली थी अगर तब आ जाता तो रिजल्ट्स इस वक्त हमारे हाथ में होते, जो कि हमारी इस वक्त बैटिंग 28 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं और हमारी बैटिंग लाइनअप इस वक्त डगमगा रही है, क्योंकि हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। मेन प्लेयर्स में अजान अवैस, इमामुल हक, सलमान अली आगा,
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान क्रीज पर हैं, और उसके बाद नीचे शान मसूद, और फिर हमारा जो बाकी बैटिंग ऑर्डर है टेल एंडर्स ही स्टार्ट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो 2 विकेटें आने वाली ये बहुत अहम है, और अगर ये दोनों विकेटें स्टैंड हो जाती हैं तो 183 रन है, हम इसको चेस कर सकते हैं। सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।